साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या जिन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है और आप लोगों को इन क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पूरा निचोड़ है। सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर जरूर करना और चैनल से जरूर जुड़ना है। आपको यहाँ पर इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर रहेंगे? साहित्य इतिहास ग्रंथ या नामकरण और काल विभाजन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत बहुत तगड़े प्रश्न है यार, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इनसे बाहर कुछ नहीं है, ये वादा है मेरा। जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाना। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इतना बेस्ट मैटर कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो ये है आपके लिए सबसे अच्छी बात और इसमें आपको इतने इतने क्वालिटीज क्वेश्चन मिलेंगे ना, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहला प्रश्न यहाँ हमें क्या बताता है और पहले प्रश्न पर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उन चीजों पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे मुख्य बात है आगे वाली, इसमें यही है। बात करते हैं हम लोग इसमें। देखो यहां पर दूसरा प्रश्न जो आता है ना, वो दूसरा प्रश्न आपका बहुत बढ़िया तरीके से देखो। यह है आपका पहला प्रश्न। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कितने बार पूछा गया है। आप इसे निश्चित रूप से याद कर लेना, ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है? बता दो, इसके लेखक का नाम क्या है? याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतिवृत्त वाली जहां पर भी बात आ जाएगी ना, वहां पर याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल आना ही आना है। तो इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और आप सबको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सी पुस्तक लिखी? हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक रही है और इसका जो प्रकाशन रहा था वो 1929 ईस्वी रहा था। याद होगा आप लोगों को सभी को। और ये जो पुस्तक इनकी रही थी वो समीक्षक और आलोचना के रूप में रही थी। ये पुस्तक किस रूप में रही थी? समीक्षक। और ये पुस्तक इनकी किसके रूप में रही? आलोचना के रूप में रही थी। याद है ना आप सबको? ये पुस्तक इनकी समीक्षक और आलोचना के रूप में रही है भैया। याद कर लेना इन चीजों को। मैं फिर बता रहा हूं, यहां से बाहर कुछ नहीं है। कोटा ऑनलाइन क्लासेज ने आप लोगों के लिए जबरदस्त ये लिया है कि आपको इससे फायदा होगा ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले प्रश्न से पहले ये चीज देख लो आप लोग। यहां पर आप लोगों के लिए जो आरपीएससी या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पीजीटी टीजीटी जो भी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये मनोविज्ञान के नोट्स हैं। इसमें रीट पीजीटी टीजीटी सभी का मनोविज्ञान आ जाता है। इसके बाद में ग्रामर के नोट्स हैं भाई। ग्रामर के जो नोट्स है ना, ये आप लोगों के लिए हर जो भी एग्जाम हो रहा है ना, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये ग्रामर के नोट्स हैं। पूरे के पूरे जो नोट्स है ना, वो हैंड रिटन है भाई। हैंड रिटन नोट्स है। मजा आ जाएगा आप जब भी इनको पढ़ोगे। एक हिंदी सामान्य व्याकरण की पुस्तक है, यानी कि एक रजिस्टर आएगा आप लोगों के लिए। मस्त मजा आ जाएगा जब आप पढ़ोगे इसको। इतने जबरदस्त नोट्स है ना ये, जिसकी कोई कयामत नहीं है या कोई कीमत नहीं है जब आपके पास पहुंचेगा। इनको मंगाने के लिए इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करें 9929261623। इनको मंगाने के लिए इनके व्हाट्सएप करना है। ये जो पुस्तक है वो आपके पास 380 रुपए में घर तक पहुंच जाएगी।
ये पुस्तक आपके पास 380 रुपये में घर तक पहुंच जाएगी। ये नोट्स के फॉर्म में आएगी, हैंड रिटन है पूरी की पूरी, ठीक है। और ये रीट प्री या रीट मेन के जो विद्यार्थी हैं, ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, इन्हें पढ़ें। ये भी हैंड रिटन नोट्स हैं, वो तगड़े नोट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको इन नंबरों पर संपर्क करना है, व्हाट्सएप करना है, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था वो डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा। फिर भी यहाँ पर और भी काल दिए गए हैं, देखो नाम और प्रयोक्ता। चारण काल किसने कहा? आदिकाल को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल जो है पंडित राहुल शाम कृत्यान ने, ठीक है। वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल या संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल सुमन राज्य या मोहन अवस्थी ने कहा था आदिकाल को आधार काल, ठीक है। और जय काल किसके द्वारा कहा गया? रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा जय काल कहा गया। साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका कमेंट आना चाहिए एक एक स्टूडेंट का, चाहे वो बिहार से देख रहा हो, चाहे राजस्थान से देख रहा हो, चाहे यूपी से देख रहा हो। इन क्वेश्चंस में आपकी जो है ना जीवन शैली छुपी हुई है, आपको मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत लाभ देने वाला क्वेश्चन है। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना मत भूलना साथियों। अगर आपको लगता है सर ने बहुत तगड़ी मेहनत करी है तो आपका कमेंट निश्चित रूप से आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको मैं बता देता हूं, ये प्रश्न बैंक है। ये प्रश्न बैंक 1 और प्रश्न बैंक 2 है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आदिकाल से आधुनिक काल तक है। और इसमें हिंदी साहित्य एवं काव्य शास्त्र की गद्य विद्याएं और काव्य शास्त्र है। इसमें प्रश्न है, प्रश्न बैंक है। इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 8000 प्रश्न इसमें आपको ऑब्जेक्टिव हैं। सारे के सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक प्रश्न है। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, डीएसएसडी, एमपीपीएससी, केवीएस, एनवीएस और एचपीएससी सभी के लिए ये प्रश्न बहुत लाभदायक प्रश्न है। और इनको जरूर जरूर आपके घर पे होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, इनको मंगाने के लिए आपको किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है? 9929261623। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करोगे, आपको ये सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। ये दोनों ही रजिस्टर के जो है आप लोगों को 600 रुपए में आप लोगों तक घर के पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक बुक 300 रुपए की, दूसरी 300 रुपए की, डाक खर्च भी इसी के अंदर है, ठीक है। बात समझ, लगभग 8000 प्रश्नों के पास इसमें समाहित किया गया है, ठीक है भाई। अब काउंट तो नहीं किया हमने, लेकिन लगभग मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न आता है यहां पर, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने 1929 में लिखी या प्रचारित हुई, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो आप सबको पता है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य के विकास के रूप में लिखा गया था। किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य के विकास के रूप में लिखा गया था। याद होगा ना आप सभी को हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो आपको पता है, पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक किसको माना जाता है? यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक, याद होगा आप सबको, किसको माना जाता है? जॉन गिलक्राइस्ट को। किसको माना जाता है? जॉन गिलक्राइस्ट को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो बूंदी वारिस, बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत, इसमें से हर किसी को जो है ना ये प्रश्न नहीं आता है, याद रखना। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं की नहीं है? तो बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये तीनों तो हैं लेकिन ये नहीं है भाई साहब। तो इसमें यही क्वेश्चन आपका यही राइट हो जाएगा, याद कर लेना इनको। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो अगला प्रश्न आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है?
एसाइटिक सोसाइटी और बंगाल की पत्रिका के रूप के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छे से इन प्रश्नों को देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन प्रश्नों से आपका जीवन बदल सकता है और आप लोगों के लिए ये प्रश्न लाभदायक हो सकते हैं भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी काव्य धारा, याद रखना इसको, हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल सांकृत्यान। क्या नाम है? महापंडित राहुल सांकृत्यान। यह आपको पता होना चाहिए भाई। हिंदी साहित्य महापंडित राहुल सांकृत्यान हिंदी काव्य धारा के, याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि तथा चारण काल नाम दो उपशीर्षों से विभाजित किया था? आदिकाल को संधि और चारण काल किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करते जाइए बहुत। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य को किस इसमें लिखा गया था इस नाम से? तो किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, याद होना चाहिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ये कोर्स लॉन्च किए गए हैं कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर। तो प्ले स्टोर पे जाना, कोटा ऑनलाइन क्लासेस आप डालना, वहां पर ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कोर्स आपको मिलेंगे। स्पेशल कोर्स के नाम से है, इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। आपको जो है इसमें टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ इंक्लूड है, फ्री है। 1000 रुपए इनकी प्राइस है, ज्यादा कोई प्राइस भी नहीं है। रोज इनके अंदर क्लासेस डलती है और दिसंबर तक ये पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ज्यादा प्राइस नहीं है भाई, इसमें आप लोगों को बहुत सारी विशेषताएं इसमें दी हुई है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, पाठ्यक्रम में शामिल संपूर्ण रचनाएं, प्रवेश पेपर का हल, परीक्षा पेपर पर आधारित टेस्ट पेपर, सारे कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पर जाकर के आपको जो है ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, कोटा ऑनलाइन क्लासेस लिख करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद, नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो किसके द्वारा किया गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। 1899 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1899 ईस्वी में किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। लेखों में कौन सम्मिलित हैं? ये तो आप सबको पता होगा कि मिश्र बंधु नाम से गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को ही गिना जाता है। याद रख लेना भाई, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। जीएसएस नाम से इसको शॉर्ट में इस तरह से याद रखा जा सकता है। तो याद होगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र इसमें हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया है? ये आपको ध्यान रखना है भैया। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था? अलंकृत काल। बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत आने लायक प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है। बाकी के सारे काल मैंने बता दिए, किसने किसने क्या क्या कहा था। पहले दूसरे प्रश्न में ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। तो मिश्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया था अलंकृत काल। याद रखना इसको, मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? महापंडित राहुल सांकृत्यान के द्वारा दिया गया है।
किसके द्वारा दिया गया है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये नाम दिया गया है। याद हो जाएगा क्या? बहुत प्रैक्टिस करते जाओ यार, प्रैक्टिस में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना किसकी है? तो ये तो आपको पता भी होगी मेरे हिसाब से। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। याद है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या रहा था? क्या रहा था प्रथम भाग का शीर्षक? हिंदी भाषा का विकास। क्या रहा था? हिंदी भाषा का विकास रहा था भाई। याद हो जाएगा ना, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, लेकिन मुझे तो जहां तक लगता है ये वाला ऑप्शन इसमें आना चाहिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के पीठिका के रूप में आना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप भी देख लेना और मुझे कमेंट में आंसर बताना कि ए राइट होगा या डी राइट होगा। आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत बताना है भाई। आपको इनमें से क्या बताना है? असंगत बताना है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, बहुत तगड़ा प्रश्न है। इनमें से असंगत आपको मुझे बताना पड़ेगा। चलो, असंगत में क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। ये तो मुझे लगता है सही है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ये एकदम सही है। हिंदी साहित्य एवं 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये गलत है। हिंदी साहित्य एवं 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का भी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी है। तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी जो है बाबू श्याम सुंदर दास का, ये नहीं है, ये आपको बताना है। लेकिन चलो ठीक है, मैं बता देता हूं किसका है ये 1942 में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति रही है। कब की कृति है? 1942 में ये किसकी करती है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है, यह श्याम सुंदर की कृति नहीं है। हो जाएगा याद? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये बहुत बहुत तगड़ी बात है यार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा देखो कितने सारे नोट्स निकाले गए हैं और आप घर पे बैठे हुए हो यार, इनको मंगवाओ, आपके बहुत काम की चीजें हैं। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, वन लाइनर रूप में है भाई, वन लाइनर रूप में, देखो ना, वन लाइनर रूप में। ठीक है, ब्रह्मास्त्र आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, यूजीटी, नेट, यूपीएससी, डीएसएसबी सभी के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र, इसमें वन लाइनर रूप में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। और मंगाने का पता, ये काव्य शास्त्र एवं शिक्षण विधियां हैं सेकंड ग्रेड की। देखो आप, काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियां मंगाने के लिए मैंने आपको बता दिया। इन नंबरों पर कांटेक्ट करें, 9929261623। इन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है और आप आसानी से मंगवा सकते हो। नंबर नहीं दिख रहे हैं तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, 9929261623। इन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको जो है बता दिया जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो 380 रुपए है, इसकी प्राइस 380 रुपए है और इसकी प्राइस 280 रुपए है भाई। ठीक है, सेकंड ग्रेड का काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियों के नोट्स हैं। सारे के सारे नोट्स बहुत जबरदस्त हैं, बस पढ़ने की कमी है। अब आप किस स्टाइल से पढ़ते हो ये आपके ऊपर है। अगला प्रश्न आता है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी सभी में इस प्रश्न को पूछा गया है। और यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है भाई, याद हो जाना चाहिए। अगली बार से जो है ना, ये प्रश्न जब मैं पूछूं इनके आंसर, तो आपको इनके आंसर मिलने चाहिए, मेरे पास इनके जवाब आने चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये खतरनाक प्रश्न है आपका, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो 18वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं।
कौन सा विवरण सही नहीं है? 18वें क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। चलिए, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनके कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये तो सही है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 वाली बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित है। ये भी सही है। इसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है। ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। तो गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है भैया। गारसाद तासी ने अपने इसने कौन से लिखी थी? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी संबंध से नहीं है। ये इन्होंने जो है हिंदुस्तानी कवियों को इसमें नहीं किया है गारसाद तासी ने। इसको आपको ध्यान रखना है। तो गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इसको अगर आप चाहो तो, आप लोगों के लिए ही है। अगला प्रश्न आता है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये उक्ति यहाँ पर किसकी है? देखो, अधिकतर जितनी भी उक्तियां हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है और इनको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है भाई। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये उक्ति यहाँ पर किसकी दी हुई है? ये उक्ति आपको सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने दी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। याद हो जाएगा। तो याद रखना, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो अगले प्रश्न के पहले ये देख लो नोट्स। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र भाग 2 और काव्य शास्त्र ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है। लेकिन पहले इन दोनों पर बात करते हैं। ये भाग 1 और ये भाग 2 पूरा हैंड रिटन है। इसके वीडियो भी आप देख लेना, यूट्यूब पे डले हुए हैं इसी चैनल पर। बहुत जबरदस्त नोट्स हैं। और मैं कहता हूं आप कुछ भी मंगवाओ मत मंगवाओ, लेकिन जो भी हिंदी से तैयारी कर रहा है पीजीटी टीजीटी के लिए, उनको इन दोनों को जरूर अपनी टेबल पर रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सटीक, बहुत प्रमाणित, बहुत तगड़ी पुस्तकों से लिखे गए हैंड रिटन नोट्स है साथियों, हैंड रिटन मजेदार नोट्स है। आप जब पढ़ोगे ना, आपको खुद को लगेगा, एक बार आप खुद भी मुझे कमेंट करके फोन करके बताओगे, सर इतने बढ़िया नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास के हमने कहीं भी नहीं पढ़े, और इतना सटीक और प्रमाणिक और इतने अच्छी तरह से लिखे हुए इतने तगड़े नोट्स है। भाग 1 और भाग 2 मैंने आपको बता दिया आप कैसे मंगवाओगे, आपको नंबर भी मैंने बता दिया, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये है काव्य शास्त्र, रचनाएं, निबंध, कहानियां फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 20वां प्रश्न है, और ये 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ये नहीं वाले पर जरूर ध्यान दिया करो। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ये सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुए हैं। चतुर्थ 20वीं की बात की जा रही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित हैं। ये भी सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण दिया गया है। आप सबको पता है लगभग इसमें 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। तो फिर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना भैया ना। तो 1970 विक्रम संवत और 1991 विक्रम संवत, 4 भागों में इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? यार तगड़ी बात है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने,
ईसा अल्लाह खान ने और सदा सुखलाल ने। बताओ किसने कहा था? ये प्रश्न आपको आना चाहिए, ये प्रश्न 100% आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का आंसर तुम दोगे। किसने कहा था? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किसने विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, ईसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल? आंसर कमेंट में आना चाहिए आपका। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है इसके कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो कौन है इसके? बता दो। ये तो आपको पता ही है सही 100%। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। कोई मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? बहुत तगड़ा प्रश्न है यार, इतना खतरनाक प्रश्न है भाई, मजा आ गया इस प्रश्न को जैसे पढ़ा वैसे इस प्रश्न को तो क्या बोलूं यार। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मत लगा देना इसमें, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का जो सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का जो सुझाव था वो किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। और अगला प्रश्न है आपका, देखो गार्सज तासी के इतिहास ग्रंथ, गार्सज तासी का जो है इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1868 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1868 में। 25 नंबर का प्रश्न है मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। नहीं, 1868 नहीं होगा इसमें, इसमें होगा भाई 1868 नहीं होगा इसके अंदर, इसमें होगा 1871। क्या होगा? 1871 होगा इसमें, ठीक है। दूसरा संस्करण की बात कर रहे हैं वो, तो 1871 इसमें हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये तो यार पहले भी आ चुका है। हिंदी शब्द सागर किस में लिखा गया था? हिंदी रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। 26वां प्रश्न है और 26वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। अगला प्रश्न आता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? अब इसमें आपको ध्यान रखना है भाई, जो शिवसिंह सरोज जो रचना है मिश्र बंधु इसमें शिवसिंह की, उसमें कौन कौन से ग्रंथों को या कौन कौन से ग्रंथ से जो है लिया गया है मैटर, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रंथ उसमें हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत सी बार जो है ना आप लोगों को मिलते भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न नहीं मिलते हैं क्योंकि हम लोग ढूंढते फिरते हैं लेकिन ये प्रश्न मिलते नहीं है, ठीक है। तो इनमें देखिएगा, सबसे पहले जो है पहला राम सतसई तो इसमें राइट है, और इसके बाद में कड़का रामायण भी है, दोहावली और कवितावली। तो राम सतसई तो 100% इसमें सही है। दोहावली इसमें नहीं है, तुलसीदास जी की कवित रामायण भी इनमें नहीं है, ये भी उनकी है। तो कड़का रामायण और राम सतसई ये दोनों ग्रंथ इसमें है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न भी नहीं मिलता है बहुत सी जगह पर। अगला प्रश्न आता है, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने वाला जो 28 नंबर का प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमेलित करना है भाई, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इनमें से कौन सी रचना इनकी रही है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने जो है हिंदी साहित्य का विमर्श ये लिखा है इन्होंने,
हिंदी साहित्य का विमर्श, ये हरिओद इसमें नहीं है, हिंदी साहित्य का विमर्श है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये इन्होंने लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास लिखी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कौन सी लिखी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो यहाँ पर हमारे जो बनते हैं वो क्या बनता है? दूसरा, चौथा और पहला। तो इसमें 4th नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने जो है हिंदी साहित्य का विमर्श लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। हो जाएगा क्या? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताओ। हिंदी साहित्य का आदिकाल, अभी अभी हम लोगों ने देखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और बोलियां, इस तरह से राजस्थानी, ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? जहां भी राजस्थानी की बात आ जाए, मोतीलाल मेनारिया को भूलना मत भाई। मोतीलाल मेनारिया इस पुस्तक के क्या है? रचनाकार हैं और इस पुस्तक को लिखा है। राजस्थानी जहां भी आ जाए मोतीलाल मेनारिया को भूल मत जाना। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 31 नंबर का प्रश्न है, और 31 नंबर के प्रश्न में इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? यार बहुत मजा आ गया यार, इस क्वेश्चन को पढ़ करके तो मजा आएगा, बहुत तगड़ा प्रश्न है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था? इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, इसने जो है साथियों किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से जो है हिंदी अनुवाद किया था। कौन किसको? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता है, इसलिए इन प्रश्नों को भूलना मत, प्रैक्टिस करना बहुत तगड़ी। ठीक है, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ाई करनी है आप लोगों को। ये चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है भैया तगड़ा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। रीतिकाल का समय क्या माना है इन्होंने? 1700 से 1900 विक्रम संवत इनके द्वारा माना गया है। हो जाएगा क्या याद? आदिकाल का बता सकता है कोई? आदिकाल का कितना है? आदिकाल का यहाँ पर जो समय है वो 1050 से इसमें जो है 1375 तक, 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1375 विक्रम संवत है, यह आदिकाल का है। इसके बाद में भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से 1700 तक माना गया है। और फिर रीतिकाल आता है तो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। ठीक है, और आधुनिक काल माना है 1900 से 1984 विक्रम संवत। ये सभी विक्रम संवत में है भाई, है ना, ये सभी विक्रम संवत में। तो ये आदि काल, ये भक्ति काल, ये रीति काल और ये आधुनिक काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? अब ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से किसके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बता सकते हो आप, ये तो कोई परेशानी नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। 33 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूं, डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। इन्होंने क्या किया था? संपादक रहे थे ये इसके, इन्होंने लिखा नहीं था लेकिन ये संपादक रहे थे, इसको याद रख लेना।
ठीक है, मैं इनका भी बता देता हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का तो आप सबको पता होगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था इन्होंने। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आपको पता है 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इन्होंने लिखा, ठीक है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्होंने लिखा, ठीक है। तो 3 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। डॉक्टर नगेंद्र संपादक रहे थे, इन्होंने लिखा नहीं था। लक्ष्मी सागर वासने का तो आप सबको पता भी है, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास जो है लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़े, चले अगला प्रश्न आता है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो कौन है भाई वो मिश्र बंधु ही रहे हैं। लगभग 5000 कवियों का विवरण देने वाले कौन थे? वो मिश्र बंधु ही रहे हैं साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति रहा है। क्या रहा है? युग प्रवृत्ति रहा है, ठीक है, हो जाएगा याद। 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न आता है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है वो कौन सी मानी जाती है? इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है वो किसको माना जाता है? विधेयवादी पद्धति को माना जाता है साथियों। और जो विधेयवादी पद्धति है ना, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया था। इस पद्धति का अनुसरण किसके द्वारा किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। ये बहुत तगड़ी बात है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस पद्धति का, और ये एक सुव्यवस्थित पद्धति मानी जाती है, ठीक है। चले आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, अरे वाह, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य की भूमिका जो 38 नंबर का प्रश्न है उसमें जो आ जाएगा रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा रहेंगे। भारतीय साहित्य की भूमिका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रचार या प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, और ये हर बार पूछा जाता है, हर बार प्रश्न आता है, क्योंकि ये सबसे फेमस हिंदी साहित्य में है, उनके ऊपर है। और बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं कि यार इतना थोड़ी कुछ किया है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था? तो हम लोग वैसे भी तुक्का लगाएंगे तो भी रामचंद्र शुक्ल ही है, और रामचंद्र शुक्ल ही ने ऐसा काम किया है, ठीक है। तो साथियों मुझे जरूर बताना फोन सही है, यही चलने देते हैं, है ना? सही रहेगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल किसके द्वारा कहा गया? उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन थे? रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्या नाम था? रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये नाम था भाई इनका, रमाशंकर शुक्ल
रसाल। तो 40 प्रश्न हो गए आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा ही किया गया था, नहीं सॉरी, गार्सा दत्तासी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गार्सा दत्तासी के द्वारा ही किया गया था। हिंदी साहित्य का, याद हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले जो है गार्सा दत्तासी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल, अब ये तो यार सबको पता है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को, उत्तर मध्य काल को जो अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्र बंधु, याद कर लेना, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले, उत्तर मध्य काल कौन सा हो जाएगा? रीतिकाल हो जाएगा ना, रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या माना था? 1375 से, नहीं, आचार्य राम 1700 से माना था इन्होंने, 1700 से 1900, 1700 से, भक्ति काल का 1375 से 1700 माना था। विक्रम संवत की बात की जा रही है, ठीक है, यहां पर कोई दो राय नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का जो आरंभ है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र है? बताओ इनमें से कौन है? तो सबको पता है इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान के द्वारा कहा गया? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था साथियों। किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। किसको माना जाता है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। बताना किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना भैया, किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट में आना चाहिए आपका ऑप्शन कि सर इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, 47 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया गया था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया गया था? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष को आधार मानकर, स्वतंत्र, तटस्थ, संतुलित दृष्टि से? तो सबसे सुटेबल ऑप्शन ये वाला इसमें राइट लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि रही है, आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि रही है, हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, युग की परिस्थितियों को क्या करती है? प्रमुखता प्रदान करती है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत तगड़ा प्रश्न है ये, प्रश्न आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण यहां पर गलत है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण यहां पर गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। रीतिकाल यहां पर गलत है। अब क्यों गलत है? क्यों गलत है अब आप बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज है भाई। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता देना क्यों गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। बताओ, रीतिकाल गलत है, लेकिन क्यों गलत है ये आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। लास्ट प्रश्न आता है, 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया था?
किसने किया था बताओ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने किया था? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया था। तो ये प्रश्न रहे अब आपके 50 प्रश्न। और ये कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये 50 प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसी तरह से हम लोग जो है लगभग 1 या 2 दिन में प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे। साथियों, प्यार आपका मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको जुड़ना चाहिए और इन क्वेश्चन का फायदा उठाना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप उनको जरूर देखिए। नोट्स मंगवाने तो आप संपर्क कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।